दोस्तों ये जो वीडियो है इस नॉवेल का पहला पार्ट नहीं है, तो इसके पहले के जितने पार्ट्स हैं उनकी लिंक्स मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हैं। आप प्लीज़ पहले उनको गो थ्रू कीजिए, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा और इससे आपको नॉवेल की या पूरी जो स्टोरी है उसकी एकदम अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वन। नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आपने वो सारे वीडियोज़ पहले देख लिए हैं, तो हम अब इसके आगे के पार्ट से शुरू करते हैं। और इसी बात पे इन लोगों का कॉन्वर्सेशन चालू हो जाता है, थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट एक तरीके से, कि हाँ इसीलिए तुम किसी इतनी अकम्पलिश्ड औरत को जानते नहीं हो। और रिप्लाई डार्सी बोलता है कि हाँ अनडाउटेडली, और ऐसे सब इनका जवाब चलता है। और फिर जो मिस बिंगली है वो इतनी कुछ खुश नहीं होती है इस सब्जेक्ट पे। और फिर एलिजाबेथ जो है वो आके एकदम बोलती है कि मेरी बहन की तबीयत और ख़राब हो गई है जेन की, तो इसको एटलीस्ट कोई अच्छा डॉक्टर आप बुलाओ तभी उसकी तबीयत ठीक होगी। तो मिस्टर बिंगली जो है वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, कल ही है ना मैं शहर से किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाता हूँ। अब इधर जो मिसेस बेनेट है ना, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनकी बेटी वहाँ बीमार है या कुछ। उनके मन में बस यही चल रहा है कि हाँ चलो मेरी बेटी उधर पे है और वो बिंगली जो है वो उसका बहुत ध्यान रखेंगे। तो अब ये लोग वहाँ मिलने जाते हैं उससे और बोलते हैं कि हाँ ये आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम तक रह चुकी है, आई एम सॉरी फॉर दिस, मतलब ऐसा थोड़ा ऊपर ऊपर से बोलने के। और फिर मिस्टर बिंगली बोलते हैं कि नहीं नहीं, आपकी बेटी तो बहुत अच्छे से रही है और आपकी उसकी बहन भी उसका इतना ध्यान रख रही है, तो अच्छी बात है ये तो, और हमने डॉक्टर वगैरह को भी बुला लिया है। फिर ये लोग आगे बात करते हैं तो मिसेस बेनेट बोलती है कि जो मेरी बेटी लिज़ी है ना, उसको भी बुक्स वगैरह से ज़्यादा लोगों को समझने में उसको बहुत अच्छा लगता है। तो जो डार्सी है एज यूजुअल वो जवाब देता है कि हाँ इसकी, लेकिन यहाँ पे जब आप गांव में रहते हो तो आपके पास इतना कोई ऑप्शन नहीं है ना, आप इतने लोगों को जानते हो, इतना मिलना भी नहीं होता होगा किसी से। तो मिसेस बेनेट थोड़ा सा ऑफेंड हो जाती है कि तुम मुझे मतलब ऐसा गाँव का बोल के मुझे हम लोग को ऐसे थोड़ा पीछे रख रहे हो। तो एलिजाबेथ है वो भी एकदम समझाने की कोशिश करती है कि नहीं ऑब्वियसली शहर में जाओगे तो ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा और सब कुछ, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं एकदम डार्सी की साइड ले रही है, उसको रियलाइज़ होता है। तो फिर वो चुप हो जाती है। वैसे भी वो अपनी मम्मी के अगेंस्ट में तो बोलती नहीं ना ज़्यादा, तो वो एकदम चुप हो जाती है, थोड़ा समझाती है फिर चुप हो जाती है। अब जो मिसेस बेनेट है वो इनकी बहन से बात करने लगती है मिस्टर बिंगली की, और फिर वो एकदम पूछते हैं कि शार्लेट ने तुम्हारे साथ में ही खाना खाया था क्या। तो ये बोलती है कि हाँ खाया तो है, लेकिन वो बहुत ही प्लेन है। उसकी खुद की मम्मी मुझे बोलती है कि बहुत सीधी सादी सी लड़की है और उसमें कुछ खासियत नहीं, इतनी कोई सुंदर भी नहीं है, हमारी जेन की तरह नहीं है, हमारी जेन कितनी सुंदर है। तो जो डार्सी है उसको थोड़ा अजीब लगता है कि ये औरत ऐसी कैसी कि अपनी बेटी की तारीफ किए जा रही है। तो ऑब्वियसली बिकॉज मिसेस बेनेट का कैरेक्टर थोड़ा इसी टाइप का है, और डार्सी को ये चीज़ बिल्कुल थोड़ा अजीब लगता है, उसको पसंद नहीं है कि ऐसे मतलब इतना दिखावा इतना बनावटी कोई कैसे हो सकता है। अब लीडिया जो है ये 15 साल की लड़की है जो कि गोरी है, सुंदर है और उसकी मम्मी की फेवरेट है, क्योंकि वो भी अपनी मम्मी की तरह ही है, उसको भी अपनी मम्मी की तरह रहना अच्छा लगता है। उसको सिर्फ शादी है उसका एम, और उसके मैनर्स वगैरह सब प्रॉपर है क्योंकि उसको सिर्फ शादी करनी है। तो वो जाके बिंगली को बोलती है कि हमें भी आपके साथ में एक बॉल पे यानी डांस के लिए चलना है, तो अगर आप जैसे ही जेन ठीक हो जाएगी आप भी एक बॉल यहाँ पे रखिए और सब इनवाइट कीजिए और हम लोग सब आएंगे वहाँ पे। मिस्टर बिंगली है वो अग्री करते हैं और मिसेस बेनेट काफ़ी खुश हो जाती है कि चलो ठीक है, अच्छा है, अपन लोग अब सब मिलेंगे वापस। अब क्या होता है कि अगले दिन सुबह जो एलिजाबेथ है वो अपना नीडल वर्क लेके, सुई धागा लेके बैठी होती है, और मिस्टर डार्सी चिट्ठी लिखने के लिए होते हैं बैठे हैं अपनी बहन को। ठीक है, तो वो चिट्ठी लिख रहे होते हैं और फिर ये जो है अगेन जो बिंगली की बहन है मिस बिंगली, वो जाके डार्सी की जान खाने लगती है कि तुम ऐसे कैसे ये चिट्ठी लिख रहे हो, वहाँ वो कितनी खुश हो जाएगी। और वो जो डार्सी है वो चुपचाप बैठा है, उसका दिमाग ख़राब हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो पोलाइट है तो वो उसको कुछ जवाब नहीं दे पा रहा है। वो थोड़ा बहुत उसके सवाल का जवाब देता है बस, और फिर वो सोचता है कि हे भगवान मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। अब इन्हीं सब इनकी बातों में ऐसा हो जाता है कि जो डार्सी है वो बोलता है कि मुझे दिखावे की ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी यानी ज़मीन से जो हम जुड़े रहते हैं, जो हम डाउन टू अर्थ जैसे लोग होते हैं, जो भी डाउन टू अर्थ लोग होते हैं, ह्यूमिलिटी उनमें होती है, प्राइड नहीं होता है उनमें। जो ह्यूमिलिटी है मतलब डाउन टू अर्थ जो लोग होते हैं जिनमें घमंड नहीं होता है। तो जो डार्सी है वो बोलता है कि मुझे वो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है जो दिखावटी ह्यूमिलिटी इनके पास होती है। और इस बात पे इन लोगों का थोड़ा आर्ग्यूमेंट होता है अगेन डार्सी, एलिजाबेथ और बिंगली का। और फिर ये लोग इस बात पे इसके बारे में बात करते हैं आगे, और फिर वो बोलते हैं कि ठीक है यू आर अलाउड टू हैव योर ओपिनियन। इस तरीके से वो अपनी जो कन्वर्सेशन है वो वहाँ पे ख़त्म करते हैं। लेकिन इधर पे जब एलिजाबेथ बैठ के बुक पढ़ रही होती है तो उसे बार बार ऐसा फील होता है कि डार्सी उसे ही देख रहा है, बार बार देख रहा है, जो कि उसे थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन क्या कर सकती है वो, तो वो चुपचाप बैठी रहती है। अब जो मिस बिंगली है वहाँ पे वो बार बार कोशिश करती है कि डार्सी को कुछ भी करके एलिजाबेथ से नफरत हो जाए, तो वो बार बार उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। उससे पूछती है कि अच्छा तुम्हें घर के काम वगैरह आते हैं क्या ये वो, तो वो बोलती है कि नहीं मुझे घर पे इतना कुछ सिखाया नहीं, और हमारे वहाँ पे कुक है खाना बनाने के लिए। तो अगेन वो उसको नीचे दिखाने की कोशिश करती है। फिर जो मिस बिंगली है वो बोलती है कि चलो हम लोग सब वॉक पे चलते हैं, तो वो डार्सी को लेके वॉक पे चली जाती है।
वहीं पे एलिजाबेथ जो है वो दूसरी तरफ से आ रही होती है सामने से। एलिजाबेथ को इनको वॉक पे ज्वाइन करने की कोई इच्छा नहीं होती है, लेकिन जब अब साथ में आए गए हैं तो फिर उसको उन लोग के साथ वॉक पे जाना पड़ता है। अब जो यहाँ पे जो मिस बिंगली है, उनको ना बुक्स में कोई इंटरेस्ट है और उनको सिर्फ पत्ते खेलना है या डांस करना है या इस तरीके से टाइम पास एक्टिविटीज़ करनी है। और वहीं जो डार्सी है, उसे ऐसी फालतू की बकवास में या फिर इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। उसे बुक रीड करनी है, उसे चिट्ठी लिखनी है, उसे अपने काम करने हैं। तो फाइनली अब जेन की तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक हो चुकी है। जो मिस्टर हर्स्ट है वो सजेस्ट करते हैं कि चलो अपन लोग कार्ड खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, लेकिन जो डार्सी है उसको कार्ड्स खेलने की कोई इच्छा नहीं है। और मिस बिंगली जो है वो अभी भी कोशिश करी कि उसको कुछ भी करके डार्सी का अटेंशन मिल जाए, क्योंकि वो चाहती है कि उनकी शादी उससे हो जाए। फिर ये लोग सडनली जो बॉल्स का सब्जेक्ट निकालते हैं, तो डार्सी जो है वो बोलता है कि मुझे इस तरीके से बॉल्स अटेंड करना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं हूँ, हम लोग किसी को जानते नहीं, सडनली किसी के भी साथ जाके डांस करना मुझे बहुत अजीब लगता है। इसकी बजाय अगर हमको बैठ के बात करने का मौका मिले, अगर एक दूसरे को जानने पहचानने का मौका मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो एलिजाबेथ बोलती है कि ऐसे तो फिर डांस होता ही नहीं है ना, क्योंकि फिर तुम डांस नहीं करोगे, तुम बात ही करते रह जाओगे। और फिर इन लोगों का कॉन्वर्सेशन वैनिटी और प्राइड पे जाता है कि दिखावा और घमंड, इन सब चीज़ों पे इनकी कॉन्वर्सेशन जाता है। और अगेन ये लोग ऐसी सब बात करते हैं। और फिर जो एलिजाबेथ है उसको जो चीज़ें सही लगती है वो अपना पॉइंट रखती है। वो सिर्फ हाँ में हाँ करने के लिए हाँ नहीं बोलती, उसको जो सही लगता है वो सही बोलती है और जो उसको नहीं लगता है वो अपना पॉइंट रखती है। फाइनली जब जेन की तबीयत ठीक हो जाती है तो ये लोग चिट्ठी भेजते हैं कि ठीक है, अब हम लोग मतलब जेन की तबीयत ठीक होगी तो आप हमें लेने के लिए कैरियज भेज दो, घोड़ा गाड़ी भेज दो। वो बोलते हैं कि अभी मंडे को तो नहीं, हम ट्यूसडे को भेज पाएंगे। तो फिर फाइनली इनका जाने का दिन आ जाता है। तो एलिजाबेथ भी फील करती है कि जो मिस बिंगली है, जो पहले बहुत वेलकमिंग थी, सडनली उनका जो नेचर है वो अब इनको लेके थोड़ा हॉस्टाइल हो चुका था। उतने अच्छे से उन्होंने उनको बाय बाय, मतलब जो हम बाय करते हैं किसी को, वो भी वैसे नहीं किया। अब जब ये लोग वापस आए तो जो इनकी मम्मी थी वो भी बस ऐसे ही उनको वेलकम वगैरह किया। वहीं जो मिस्टर बेनेट है, उनको अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि उनको याद आ रहा था कि अगर एलिजाबेथ होती तो हम लोग कितने अच्छे से बात करते थे शाम को बैठ के, और उन सबको साथ में रह के मुझे बहुत अच्छा लगता। अब फाइनली जब ये लोग वापस आते हैं और उसी वक्त जो उसकी दूसरी वाली बहनें हैं, लीडिया और किटी, वो लोग भी जब आते हैं तो वो बोलते हैं कि वो अपने जो रेजिमेंट में जहाँ वो आदमियों से, लड़कों से मिलने के लिए गई थी ताकि वो किसी से शादी कर सके, जस्ट टू नो पीपल। तो शुरू में वो मिलेंगे, बात बात करेंगे, बाद में उनकी शादी होगी, तो वो आके अपनी वहाँ की कहानियाँ सुनाने लगते हैं। अब अगले दिन जो है मिस्टर बेनेट अपनी बीवी को बोलते हैं, मिसेस बेनेट को, कि सुनो, आई होप तुमने आज अच्छा खाना बनाया हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई गेस्ट आने वाले हैं। तो इसकी बीवी को लगता है कि हो सकता है मिस्टर बिंगली आने वाले होंगे। वो बोलता है कि नहीं, मिस्टर बिंगली नहीं है, ये ऐसे कोई है कि मैं भी उससे बहुत सालों से मिला नहीं हूँ। तो ये बोलती है कि कौन है फिर? तो वो बताते हैं कि विलियम कॉलिंस। अब विलियम कॉलिंस जो है, ये समझिए कि मिस्टर बेनेट के जो भाई थे उनका बेटा है ये। तो मिस्टर बेनेट जो है वो उसके चाचा हुए। तो उन लोगों का प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट था और वो चाहते थे कि ये ज़मीन जो है ये कॉलिंस फैमिली को मिले। लेकिन मिस्टर बेनेट क्योंकि यहाँ पे रह रहे हैं और इनकी 5 बेटियां हैं, तो इसीलिए ये ज़मीन अभी उनकी है। लेकिन मिस्टर बेनेट की डेथ के बाद वो पूरी ज़मीन जो है वो कॉलिंस के पास चली जाएगी, क्योंकि एज पर द रूल जो है आदमियों को ज़मीन मिलती है सारी। तो इसलिए जो कॉलिंस है वो बोला, उसने चिट्ठी लिखी है वहाँ पे। तो चिट्ठी में उसने अच्छे से लिखा है कि जो पुरानी बातें हो चुकी हैं वो मैं भुला के नई कुछ शुरुआत करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे मिलने के लिए आना चाहता हूँ। तो अब उसका जवाब मिस्टर बेनेट ने दिया कि ठीक है, आ रहे हो तो आ जाओ। अब मिस बेनेट अपना शुरू हो जाती है कि कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, पता नहीं ऐसे लोग आई क्यों जाते हैं, और मुझे तो नहीं मिलना है। ये तो आता है कि आप मर जाओ और ये सारी ज़मीन हड़प ले, तो ऐसे लोगों से तो मुझे मिलना नहीं है। लेकिन जब कॉलिन आता है वो अपने टाइम पे आता है, एकदम पंक्चुअल, वो पोलाइट है, अच्छी पूरी फैमिली से सबसे मिलता है, खाना वाना खाता है, उनको सबको बहुत थैंक यू बोलता है। उसके बाद में जब डिनर खत्म हो जाता है तो वो पूरा घर देखने के लिए भी जाता है, डाइनिंग रूम और सारा लाइक गार्डन वार्डन सब, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं होता है कि ये पूरी प्रॉपर्टी तो मेरी है ही। जैसे ही मिस्टर बेनेट की डेथ हो जाएगी तो ये सब कुछ मेरा ही हो जाना है। फिर वो बातों बातों में जो है विलियम कॉलिंस वो बताता है कि उसको एक पेट्रन मिल गई है, लेडी कैथरीन, और वो उसका बहुत ध्यान रखती है। तो पेट्रन सिस्टम में ये होता है कि जो बहुत अमीर लोग हैं वो इन लोगों को स्पॉन्सर करते जाते हैं कि हाँ ठीक है, उनका ध्यान रखते हैं, पैसे वैसे का ज़रूरत वो देखते जाते हैं। उसके बदले में बस ये लोग उनके जो नॉर्मल काम वाम है या उनकी तारीफ़ें करते रहो, उनके तारीफ़ों के पुल बांधते रहो, वो आपको पैसे देते रहेंगे। तो ये बताता है कि जो लेडी कैथरीन है वो बहुत अच्छी है और मेरी बहुत मदद करती है, और वो उनकी बस उसकी तारीफ़ करना वो चालू कर देता है। बताता है कि उसकी एक बेटी भी है और उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। लेडी कैथरीन है वो खुद जाके हमारी पूरी कॉलोनी का या उनकी जो पूरी विलेज है सबका बहुत ध्यान रखती है, उनकी वो ऐसी तारीफ़ करता रहता है इनके सामने। अब जो मिस्टर कॉलिंस है, इनके बारे में अगर बताया जाए तो वो है कि उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं है, वो सिर्फ बाय द बुक चाहता है, बाय द रूल्स और एजुकेशन सोसाइटी की बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसमें खुद में अंदर से कुछ एक होता है, एक डीपनेस होती है किसी इंसान में, वो नहीं, वो बहुत ही शैलो टाइप का इंसान है। तो वो उनका इंटेंशन ये है कि जब मिस्टर
बेनेट की डेथ हो जाएगी तो ये घर मेरा वैसे भी हो ही जाना है, तो मैं क्यों ना आप लोगों की मदद करूं ऐसे कि आपकी 5 बेटियां हैं, उसमें से किसी एक बेटी से मैं शादी कर लूँगा। तो शादी के बाद वो आपकी बेटी मेरे यहाँ आ जाएगी, तो आपको मैं ये घर में रहने दूंगा। मान लो मिस्टर बेनेट की डेथ हो भी गई तो भी मिसेस बेनेट आप यहाँ पे तब तक रहना, क्योंकि मैं आपका दामाद हो जाऊंगा। नहीं तो अगर दूसरे केस में मैं आपको घर से निकाल दूंगा। अब ये चीज़ उसने सीधे सीधे नहीं बोली कि मैं घर से निकाल दूंगा, लेकिन दैट इज़ गिवन। तो इसलिए वो चाहता है कि इनमें से किसी एक से उसकी शादी हो जाए। तो वो जब 5 बेटियों से मिलता है तो वो बोलता है कि मुझे जेन से शादी करनी है। तो फिर वो बताती है मिसेस बेनेट कि नहीं, जेन का ऑलमोस्ट रिश्ता ऑलरेडी कहीं फिक्स हो चुका है, तो इसीलिए जेन से तो नहीं कर सकते। और मिसेस बेनेट बहुत खुश है कि अरे वाह, क्योंकि उनकी लाइफ का गोल है राइट, बेटियों की शादी कराना। तो वो बहुत खुश है कि अरे वाह, चलो मेरी अब एक की जगह 2 बेटियों की शादी जल्दी हो जाएगी। तो फिर वो काफ़ी देख समझ के बोलता है कि अच्छा ठीक है, फिर अगर जेन की शादी फिक्स हो गई है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एलिजाबेथ से शादी कर लेता हूँ। लेकिन एलिजाबेथ को भी वो इंसान कोई पसंद नहीं था, उसे वो बहुत शालो लगता था। और उससे बुक्स की जब बात की तो बोलता है कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में एक भी किताब नहीं पढ़ी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता रीडिंग में। जहाँ एलिजाबेथ एकदम उल्टी, उसको रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। और मिस्टर बेनेट को भी वो आदमी को इतना जम नहीं रहा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो रिश्तेदार है तो झेलना तो पड़ेगा। अब तभी जो है मिस्टर बिंगली के वहाँ से इन लोगों को पार्टी के लिए बुलावा आता है। तो अब क्योंकि नॉर्मल कर्टेसी बनती है कि इनके घर पे कोई गेस्ट है तो उसे भी बुलाना पड़ेगा, तो मिस्टर कॉलिंस को भी वो लोग वहाँ बुलाते हैं। तो जब ये लोग सब वहाँ पे जाते हैं तो इन सब की अटेंशन एक आदमी पे पड़ती है, एक यंग मैन, जो कि पहले उन लोगों ने किसी ने भी देखा नहीं है, जो जेंटलमैन की तरह दिखता है, जो ऑफिसर की तरह एकदम बात करता है। और उसको देख के हर कोई एकदम ऑफस्ट्रक है, उसको देख के हर कोई एकदम अमेज्ड है कि वाह, ये इतना अच्छा इंसान कौन है ये। और वो हर किसी से बहुत अच्छे से बात कर रहा है, बहुत मिलनसार है, बहुत ही अच्छा इंसान है। उसका नाम है मिस्टर विकहम, WICKHAM, मिस्टर विकहम। तो फिर हर कोई उससे मिलके बहुत खुश है और बहुत ही अच्छा वो दिखता है, उसका फिगर भी अच्छा है, हर तरीके से बहुत अच्छे से वो सबसे बात करता है, बहुत हैप्पी है, उसका कॉन्वर्सेशन भी बहुत जोवियल है, सबसे बहुत अच्छे से बात कर रहा है। तो हर कोई उसको देख के बहुत खुश है, हर कोई से मिलके बहुत खुश है कि वाह, ये इतना अच्छा इंसान कौन आ गया हमारे यहाँ। अब ऐसा होता है कि एलिजाबेथ और मिस्टर विक्रम की बात होने लगती है, और फिर सडनली डार्सी वहाँ पे क्योंकि होता ही है तो ये लोग डार्सी के टॉपिक पे बात करते हैं। तो एलिजाबेथ बोलती है कि हाँ, वो उसके पास बहुत सारी कोई प्रॉपर्टी है डर्बीशायर में। तो विक्रम बोला कि हाँ, उसको 10,000 पर एनम, यानी हर साल उसको 10,000 मिलते हैं, उसके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और उसकी फैमिली भी मतलब बहुत फेमस है। तो फिर ये लोग इस बारे में ऐसी बात करते रहते हैं। तो वो बोलती कि हाँ, मैं वहाँ पे उनकी फैमिली के साथ में 4 दिन रुकी थी, लेकिन मुझे तो इतना कोई जमा नहीं। तो विक्रम बोलता है कि हाँ, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, और मे बी तुम किसी को बहुत टाइम से जानते हो तो अलग बात है। और फिर वो अपनी स्टोरी बताने लगता है। विक्रम बोलता है कि मुझसे ज़्यादा तो कोई भी उस इंसान को जानता नहीं है, क्योंकि मेरे जो पिताजी थे वो इनके यहाँ पे नौकर का काम करते थे, और जो डार्सी है उसके पिताजी को मैं बहुत पसंद था, तो उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ कराई। और उन्होंने डार्सी को बोला भी था कि मेरे मरने के बाद भी डार्सी को हर साल सर्टेन अमाउंट जो है वो उसको देते रहना, तुम उसके पेट्रन बन के रहना। लेकिन फिर भी डार्सी को मुझसे जलन थी, इसीलिए उसने क्या किया कि मुझे तो अपनी मतलब जो अपना पैसा वगैरह था वहाँ से निकाल फेंका, और मुझे कुछ पैसे वैसे भी नहीं दिए, और मुझे बस वहाँ से भगा दिया उसने एकदम से। तो जो एलिजाबेथ है वो एकदम शॉक में हो जाती है कि हे भगवान, ये इंसान इतना गिरा हुआ है कि अपने मरे हुए पिताजी की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर सका। और वो सोचती है कि हाँ सही, हमने सही सोचा था, कि हम वैसे भी जानते थे कि ये बहुत ही बेकार सा इंसान है। और अब तो मतलब उसका जो डिसलाइक था वो और ज़्यादा कन्फर्म हो गया था, वो हेटरेट में बदलता जा रहा था कि इतना गिरा हुआ कोई इंसान कैसे हो सकता है। फिर वो पूछती है कि अच्छा, डार्सी की बहन जो है वो कैसी है। तो वो बोलता है कि डार्सी की बहन अच्छी है, लेकिन वो भी काफ़ी कुछ अपने भाई की तरह ही, उसे बहुत घमंड है। और बचपन में तो वो बहुत अच्छी थी, प्यार से भरी हुई थी, और उसे मैं बहुत पसंद भी था, और हम लोग बहुत टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते थे। लेकिन अब जो है वो 15-16 साल की हो गई है, और उसके पापा की डेथ के बाद से वो भी कहीं ना कहीं अपने भाई की तरह होती जा रही है। तो फिर एलिजाबेथ है वो पूछती है कि फिर ऐसे कैसे, कि ये जब लोग इतने अपोजिट है एक दूसरे से, तो मिस्टर बिंगली और मिस्टर डार्सी एक दूसरे के दोस्त है कैसे। तो वो बोलता है कि लोगों के हर तरीके के दोस्त हो सकते हैं, और वो ओपन माइंडेड है, सिंसियर है, ऑनरेबल है, तो इसीलिए मे बी, और इन लोग के पास पैसा वैसा भी है, तो इसीलिए मे बी ये लोग सब दोस्त हैं। फिर सडनली जो विक्रम है उसको कॉलिन दिखता है। तो वो बताता है एलिजाबेथ को कि ये जो कॉलिन है ना, ये लेडी कैथरीन इसकी पेट्रन है, और मुझे नहीं पता कि ये लोग मिले कैसे, लेकिन वो लेडी कैथरीन जो है वो बहुत अमीर है। और आपको पता है कि जो लेडी कैथरीन है वो डार्सी के मम्मी की रिश्तेदार लगती है। तो ऐसा है कि जो डार्सी है वो नेफ्यू है लेडी कैथरीन का। तो एलिजाबेथ बोलती है, ओह मुझे ये सब नहीं पता था। तो सडनली सारे जो रिश्ते हैं वो निकल निकल के आ रहे हैं, पुराने पुराने रिश्ते। तो जो एलिजाबेथ है वो बोलती है कि हाँ, ये हमेशा वो लेडी कैथरीन की तारीफ करता रहता है, कॉलिन पूरे टाइम उनके गुण गाता रहता है।
तो विक्रम जवाब देता है कि हाँ, मैं भी उनसे बहुत टाइम से मिला तो नहीं हूँ, उनकी बेटी भी, उसके पास भी बहुत पैसा है, मैं मिला तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि उनके पास ना उनकी रेपुटेशन है ज़्यादा, उनका दिमाग उतना ज़्यादा नहीं है, कोई एबिलिटी उतनी नहीं है, बस वो अपनी रैंक की वजह से उनके पास अथॉरिटी है। तो एलिजाबेथ बोली कि हाँ, एक्चुअली वो भी अपने दिमाग में सोचती है कि ये इंसान जो है बहुत रैशनल बातें करता है, सही सही साफ सुथरी जो बातें हम बोलते हैं वैसे ये बातें करता है। उसको विक्रम कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि चलो कोई समझदार सेंसिबल इंसान फाइनली है बात करने के लिए। अब क्या होता है कि जब एलिजाबेथ वापस घर आती है तो वो जेन को सब कुछ बताती है कि ऐसा है ये डार्सी और सब कुछ। तो क्योंकि जेन बहुत ही सीधी सादी सिंपल सी लड़की है, वो किसी की बुराई भी नहीं करती कभी भी, और वो हर किसी बुरे इंसान में भी अच्छा देखने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि नहीं, रहने दो, ये हमारा काम नहीं है, इसने जो किया है उसको जाने दो, तुम इस बारे में कुछ मत बोलो। अब नेदरफील्ड में एक नेक्स्ट बॉल होने वाला है जहाँ पे सब लोग मिलेंगे, डांस करेंगे और सब कुछ। तो जो एलिजाबेथ है वो काफ़ी एक्साइटेड है कि वो जाके विक्रम से वापस मिलेगी और उसके साथ में डांस करेगी, तो शी इज़ वेरी एक्साइटेड। अब वो इतनी खुश है कि वो जो है कॉलिन से भी अननेसेसरी बातें करी, क्योंकि वो इतनी खुश है, वो अपना एक्साइटमेंट रोक ही नहीं पा रही है। तो जो कॉलिन है वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में डांस करना चाहता हूँ, स्पेशली पहले जो 2 डांस है वो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। अब जो एलिजाबेथ है वो सडनली शॉक में आ गई, क्योंकि उसको वो पहले के स्पेशल जो 2 डांस थे वो विक्रम के साथ में करने थे, उसको इस बंदे में तो वैसे भी कोई इंटरेस्ट था नहीं। लेकिन अब उसको कर्टेसी के लिए एटलीस्ट उसको हाँ तो बोलना पड़ेगा, झगड़ा करके कोई मतलब नहीं है। तो वो हाँ कर देती है उसको कि ठीक है हम लोग डांस करेंगे, फर्स्ट 2 डांस मैं तुम्हारे साथ करूँगी। अब जब ये लोग फाइनली वो बॉल में जाते हैं तो एलिजाबेथ को याद आता है कि जब इसकी और विक्रम की बात हुई थी, जब विक्रम ने उसको बताया था कि डार्सी के साथ ऐसा ऐसा झगड़ा है और सब कुछ, तो फिर एलिजाबेथ ने उसको पूछा था कि तो फिर जब तुम लोग जब बॉल में एक साथ आओगे तो डार्सी को शर्म नहीं आएगी तुमसे आंख मिलाते हुए? तो विक्रम ने जवाब दिया था कि नहीं, उसको मुझसे शर्म आनी चाहिए, बाकी मुझे तो उससे कोई डर नहीं लगता है, तो मैं तो ज़रूर आऊँगा। लेकिन जब एक्चुअली ये बॉल में जाती है तो वहाँ विक्रम नहीं होता है। तो एलिजाबेथ को थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसे कैसे कि विक्रम यहाँ पे नहीं है, जबकि उसने कहा था कि उसे डार्सी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर ये लोग बोलते हैं कि उसको कुछ ज़रूरी काम था, वो उसके कुछ दोस्तों से मिलती है तो वो बोलते हैं कि उसको कुछ ज़रूरी काम था, इसीलिए उसको शहर जाना पड़ा, इसीलिए वो नहीं आ पाया बॉल में। फिर यहाँ ये वहाँ पे डांस करती है कॉलिन के साथ में, बाकी दूसरे लोगों के साथ डांस करती है, जिनसे भी वो बात करती है हर कोई ये बोलता है कि विक्रम बहुत ही अच्छा इंसान है और इतना प्यारा, इतना अच्छा इंसान है कि क्या ही बोला जाए। तो वो खुश होती है कि चलो उसको जो इंसान पसंद है वो सभी को पसंद है, सभी लोग सेम चीज़ पे अग्री करते हैं। अब सडनली ऐसा मौका आता है कि जब वो सबके साथ डांस कर रही है तो उसे डार्सी के साथ भी डांस करना पड़ता है, क्योंकि उन लोग का चांस आ जाता है। वो डांस करती है लेकिन वो ऑलरेडी उस पर बहुत चिड़ी हुई है, उसे बहुत गुस्सा है, तो वो उसके ऊपर विक्रम को लेके कुछ रिमार्क्स करती है जो कि डार्सी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। फिर वो एकदम बोलती है कि कितनी अजीब बात है ना कि मिस्टर विलियम ने भी तुम्हें और मुझे डांस करने के लिए बोला, 2 ऐसे लोग जिनके पास एक दूसरे से बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो बोलता है कि हाँ, लेकिन हमारे पास एक टॉपिक है ना, बुक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फिर वो बोलती है कि लेकिन इस बॉल रूम में अभी मेरे पास बुक्स नहीं है, मेरे दिमाग में बुक्स नहीं आ रही, इतनी चीज़ें हैं कि मैं बुक्स के बारे में नहीं सोच सकती। तो अब ऐसा है कि डार्सी को कहीं ना कहीं वो पसंद आने लगी है, इसीलिए वो उसे बात करने का टॉपिक ढूंढ रहा है, लेकिन एलिजाबेथ को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो उसे लिटरली नफरत करती है। तो फिर ये लोग बात करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी बहुत बात करते हैं पर ज़्यादा कुछ नहीं। फिर जो डार्सी है वो खुद ही जो विक्रम है, जॉर्ज विक्रम, उसका टॉपिक निकालता है और बोलता है कि हाँ, मुझे पता चला कि तुम उससे मिल चुकी हो और तुम्हारी बहन जो है वो तो बस उसकी तारीफ़ें किए जा रही हैं। तो ये चिढ़ जाती है और बोलती है कि हाँ, वो अच्छा इंसान है, तुम्हारी तरह नहीं है, और उसने मुझे तुम्हारी कोई बुराई भी नहीं की इनफैक्ट, और तुम्हें उससे सिर्फ इस बात की परेशानी है कि वो तुम्हारे नौकर का लड़का और तुम्हारे पापा उसे तुमसे ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए तुम उससे इतना चिढ़ते हो। तो डार्सी बोलता है कि तुम्हें कुछ पता भी नहीं है मेरे बारे में, और तुम ये सब जो फालतू के एक्यूजेशन है तुम मुझ पर लगाए जा रही हो। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है ये काफ़ी लंबी हो रही है, इसीलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो नेक्स्ट पार्ट की सारी लिंक्स मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड की हुई है, आप प्लीज़ वो लिंक्स पे जाइए और नेक्स्ट पार्ट को पूरा वीडियो देखिए, तो आपको ये स्टोरी एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। और फिर अगर आप इसके बाद बुक पढ़ते भी हैं तो आपको ईजिली सारी स्टोरी एकदम समझ में आ जाएगी। सो प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।